नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ गौरव अग्रवाल और प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। पार्टी कंगना के बयान से सहमत नहीं है। ये बयान जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि कंगना का मत पार्टी का मत नहीं है। कंगना भविष्य में ऐसा कोई बयान देने से बचें। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया था जिस पर खासा विवाद हो रहा था और अब कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए इस बयान से बीजेपी ने कर लिया है किनारा। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। आमोद, बीजेपी की तरफ से बयान जारी करना पड़ा कंगना रनौत के बयान के बाद, यही अपने आप में बड़ी बात है। क्या कहा गया है बीजेपी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। देखिए, साफ तौर पे बीजेपी ने बहुत ही कड़ा इनको रिबटल दिया इनके बयान के ऊपर और कहा है कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कंगना रनौत द्वारा जो बयान दिया गया है वो पार्टी का मत नहीं है और पार्टी किसी भी तरह से इस तरह के बयान से असहमति व्यक्त करती है। ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना कड़ा बयान है कि इससे असहमति व्यक्त करती है पार्टी, ये कहती है। और आगे ये भी कहा गया है कि नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को अनुमति नहीं है और न ही उनके बयान के लिए हम अधिकृत मानते हैं। और साफ तौर पे आगे ये कहा गया है कि कंगना रनौत भविष्य में किसी भी इस तरह के बयान देने से बचें और ना दें। ये उनको विश्वास दिलाना होगा क्योंकि पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और इस तरह के बयानों से सहमति नहीं रखती है। तो आप समझ सकते हैं समीर, जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग लाइन लिया है कंगना रनौत के बयान के बाद, तो उससे उसको अंदाजा है कि एक नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है और पार्टी के लिए एक नया सरदर्द उत्पन्न हो सकता है, जिस तरह का बयान कंगना रनौत ने अपने फिल्म प्रमोशन के दरमियान दिया था। समीर, बिल्कुल, आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त ये जानकारी दे रहे हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, ये साफ किया गया है। साथ ही साथ कंगना रनौत भविष्य में ऐसे बयान ना दें, ये सीधे तौर पर नसीहत दी गई है बीजेपी की तरफ से अपनी ही सांसद कंगना रनौत को। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद बाकायदा पार्टी की ओर से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस बयान से न सिर्फ किनारा किया गया है बल्कि कंगना रनौत को आगे के लिए भविष्य में भी ऐसे बयान न देने की सलाह दी गई है। और अब बात राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां आज थोड़ी देर पहले खूब हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। दो समुदाय के बीच विवाद को लेकर यह हंगामा हुआ। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की, दो समुदायों के बीच विवाद के बाद कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हालात पर काबू पाने के लिए। राजस्थान के भीलवाड़ा की थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें। तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हो गई जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में अब से थोड़ी देर पहले ये हंगामा हुआ है। दो समुदाय सड़क पर आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, विवाद हो गया, हंगामा हो गया। देखिए, हंगामा जब हो रहा था उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने में भी जुटी हुई है, लेकिन आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारी यहाँ नारेबाजी करते हुए। ध्वज आ रहे हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ध्वज, अभी क्या हालात है भीलवाड़ा में? बिल्कुल, देखिए गौरव, ये कल सुबह की घटना बताई जा रही है।
जब असामाजिक तत्वों ने जो है मंदिर में कुछ हरकत की, उसके बाद में दो समुदाय आमने सामने हो गए और कल से जो है वो धरने पर बैठे हुए थे और तमाम हिंदू संगठन भी ये मांग कर रहे थे कि जो असामाजिक तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी हो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी और आज 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। और अल्टीमेटम देने के बाद जब आज 12 बजे तक पुलिस ने ये कहा कि 8 आरोपियों को उन्होंने जो है डिटेन किया है और कुछ आरोपी अभी भी जो है उनकी पकड़ से बाहर हैं, उन्हें और समय चाहिए। उसके बाद में हिंदू संगठन राजी हो गए, लेकिन अचानक से कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है पुलिस से बहस की और उसके बाद में इतना बड़ा बवाल हो गया कि कोतवाली इलाके और अजमेर चौराहे पर और जो परशुराम सर्किल पर इन्होंने ज़बरदस्त जो है हुड़दंग मचाया, दुकानों में तोड़फोड़ की है। उसके बाद में जो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया है। तो फिलहाल अभी स्थिति जो है शांतिपूर्वक है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम हिंदू संगठन और जो दोनों संगठन थे वो जो है लगातार बात कर रहे थे पुलिस से, तो उनकी भी सहमति हो गई थी। लेकिन जो असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से भीलवाड़ा को जलाया है, जिस तरीके से हरकत की है, भीलवाड़ा में उपद्रव किया है, उसको लेकर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। फिलहाल अभी शांति का माहौल है, लेकिन इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने पूरे भीलवाड़ा में इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। 3 से 4 और लोगों को डिटेन किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी गौरव। ठीक है ध्वज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और TV9 भारतवर्ष ये अपील भी करता है कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें। भीलवाड़ा में सभी जो इस वक्त यहाँ पर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, शांति बनाने में अपना योगदान दें। बढ़ते आगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने आगरा में कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश जैसी गलती हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। अब इस पर विपक्ष ने पलटवार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को कांग्रेस ने देश को बांटने वाला बयान बताया। बांग्लादेश का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कांग्रेस नेता मीम अफजल ने जुमलेबाजी करार दिया। इस किस्म की जुमलेबाजी करके देश में एक बंटवारे की राजनीति को फरोग देने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर कर रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर के हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। किसी भी जगह माइनॉरिटी के साथ अगर कोई गलत सलूक होता है तो आगे बढ़ करके उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ऑपोजिशन हमलावर है। यूपी के सीएम योगी के बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। कहा है योगी मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान देते हैं। योगी राज में बुलडोजर से मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं। योगी ही समाज को बांट रहे हैं। योगी को उन्हीं की पार्टी हटाना चाहती है, यह कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे।
तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है, तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। और सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये कहा अखिलेश ने। सीएम योगी पहले भी ऐसे बयान देते रहे, दिल्ली वाले योगी को समझाएं, ये कहा है अखिलेश यादव ने। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि वोट बैंक की वजह से विपक्ष बांग्लादेश हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। इस पर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने। मेरे नेता को सुना, राहुल जी को सुना, मतलब कान में रुई, आंख पे मोटा चश्मा लगा करके मत देखिए योगी जी। और सबसे बड़ी बात है ना, हमको लग रहा है आप विपक्ष को नहीं घेर रहे हैं, अब अपनी सरकार को घेर रहे हैं। और किसको घेर रहे हैं ये सब जानता है कि बीजेपी में आपका कंपटीशन कहां चल रहा है। एक एक व्यक्ति परेशान है। बंगाल से ममता जी ने तुरंत कहा, हमारे नेता ने कहा। बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि ये पुरानी आदत रही है इंडी गठबंधन की और खास करके कांग्रेस पार्टी की कि जहां पर भी इस्लामिस्ट बिगेटरी होती है और हिंदुओं पर आक्रमण किया जाता है, चाहे वो कश्मीर में हमने 1980 से 90 के दशक में देखा हो, या चाहे आज बांग्लादेश की बात हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पर वोट बैंक के खातिर जो लोग माइनॉरिटी राइट्स की बड़ी बातें करते हैं वो चुप हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वोट बैंक के चलते ये संविधान बचाओ भी भूल जाते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि भारत में रहना होगा तो राम कृष्ण कहना होगा, खाना यहां का और बजाना कहीं और का ये नहीं चलेगा। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। और मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्कूल में मनाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपनी राजनीति चमका रही है। मध्य प्रदेश के स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर स्कूलों में कुछ इस तरह से पूजा का आयोजन किया गया। कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों ने भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इन्हीं आयोजनों को लेकर मोहन यादव सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, कृष्ण सनातनी परंपराओं के आस्था के केंद्र है, विश्वास के केंद्र। इसके ऊपर राजनीतिकरण बंद करें। कृष्ण को पहले समझे, क्योंकि आपकी सरकार और आपकी पार्टी क्या करती है, सिर्फ नफरत के भाव को फैलाने का काम करती है। दरअसल मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूल खुले रहे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का कहना है कि श्री कृष्ण सबके हैं। कांग्रेस को सनातन का विरोध करना है। यहाँ पर कृष्ण को आप केवल एक धर्म से सीमित मत करिए। कृष्ण केवल हिंदू धर्म ने, कृष्ण ने मानव जीवन में कैसे जीना है ये सिखाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। जम्मू कश्मीर के लिए जारी की गई बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची देखिए। बीजेपी ने पहले चरण के लिए 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। नई लिस्ट में 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा गया है। रद्द हुई लिस्ट में भी ये सभी 15 नाम शामिल थे।
इसके बाद बीजेपी की दूसरी सूची में सिर्फ एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया। कोकरनाग से रोशन हुसैन गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया, तो पंपोर सीट से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को टिकट दिया गया है। वहीं राजपुरा से अर्शीद भट्ट और शोपिया से जावेद अहमद कादरी को उम्मीदवार बनाया गया है। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, इंदरवल से तारिक कीन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बनिहाल से सलीम भट्ट, तो किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पाडेर नागसेनी से सुनील शर्मा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। भदरवा से दलीप सिंह परिहार, तो डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्ति राज परिहार और रामबन से राकेश ठाकुर को टिकट मिला है। तो शानगुस अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ को टिकट दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के टिकटों के ऐलान होने से पार्टी में नाराजगी देखी गई। टिकट ऐलान के बाद जम्मू बीजेपी दफ्तर में हंगामा हो गया। पूरी खबर देखिए। तस्वीरें बीजेपी के जम्मू ऑफिस की है। टिकटों के ऐलान से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए। टिकटों के ऐलान के बाद जम्मू बीजेपी ऑफिस में खूब हंगामा हुआ। टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं। सबकी इज्जत है, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। रविंद्र रैना की अपील के बावजूद हंगामा नहीं थमा। इसके बाद रविंद्र रैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तस्वीरों में रविंद्र रैना कमरे का दरवाजा बंद करते दिखे। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर पेच बरकरार है। विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस के 4 बड़े नेता श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। आज हुई बैठकों में अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर कांग्रेस और अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में तालमेल मुश्किलों भरा है। कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मतभेद दूर करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस ने पहल की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर पेंच बरकरार है। विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस के 4 बड़े नेता श्रीनगर में मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा और भरत सोलंकी को कुछ सीटों पर पैदा हुए मतभेद सुलझाने की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस नेता फारूक अब्दुल्ला के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बड़ी बाधाओं को दूर करने में जुटे हैं। कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में हर हाल में आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लगानी होगी ताकि वक्त रहते आज उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सके। पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। इस बैठक में गठबंधन पर मुहर लग गई थी, मगर अब सीट बंटवारे पर मतभेद गहरा गया है और गठबंधन की संभावनाएं अधर में लटक गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर बात नहीं बन सकी है। श्रीनगर में फिलहाल कांग्रेस नेताओं की फारूक अब्दुल्ला के साथ मीटिंग जारी है। देखिए टीवी 9 संवाददाता इरफान कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी हलचल बढ़ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कुछ दिन पहले प्रीपोर अलायंस घोषित कर दिया। हालांकि खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अब्दुल्ला निवास पहुंचे और वहां करीबन 1 घंटे बैठक हुई। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि वो कांग्रेस के साथ प्रीपोर अलायंस करेंगे। लेकिन इस बीच लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह खासतौर पर कश्मीर घाटी में डिलिमिटेशन के बाद स्थिति बनी है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की, उसके चलते सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन काफ़ी जगहों पर विवाद है। ये भी लगातार खबरें आ रही हैं खासतौर पर पार्टी सूत्रों से कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई असेंबली हलकों में जो है फिलहाल मंथन नहीं हो पा रहा है। कोई यहाँ खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद और वीके वेणुगोपाल खुद यहाँ पर पहुँचे और लगातार कई घंटों से यहाँ वार्तालाप अंदर चल रहा है। और जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है और कहा है कि अब बीजेपी भी जातीय जनगणना के लिए आगे आएगी और उसे इस मुद्दे पर साथ देना होगा।
राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पर है। पार्टी ने कुरुक्षेत्र में दलित स्वाभिमान समारोह किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों की नजर दलित वोट पर है। हरियाणा की 17 सीटों पर दलित वोट विधायक तय करता है। लिहाजा बीजेपी ने दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह के जरिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित बाकी नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काठ की हंडिया बार बार चढ़ती नहीं है। पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया था। पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा में भी इसी मुद्दे पर बल मिले। हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें रिजर्व हैं और इन पर दलित वोट बैंक ये तय करता है कि उनका विधायक कौन होगा। और इन्हीं 17 सीटों के साथ ही 35 और ऐसी सीटें जिन पर दलित वोट बैंक का सीधा प्रभाव है, उन पर बीजेपी की नज़र है। इसी वजह से दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दलितों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई वारदात के बाद का वीडियो सामने आया है। वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि जांच से पहले क्राइम सीन को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती गई। ये वीडियो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई वारदात के ठीक बाद का है, जहां 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई थी। इस वीडियो में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ और अस्पताल के कई अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। क्राइम सीन पर लेडी पुलिस भी है और ऐसे लोगों की भीड़ है जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्राइम सीन पर मौजूद लोगों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के जिम्मेदार लोगों ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा और सेमिनार हॉल में लोगों को बिना रोक टोक आने दिया गया, जबकि जांच के लिहाज से क्राइम सीन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। वीडियो में दिख रहे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व सुपरिटेंडेंट सीबीआई जांच के दायरे में हैं। दोनों का अस्पताल से तबादला भी किया गया था। यही वजह है कि कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर अस्पताल के प्रशासनिक विभाग के कुछ लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों का भी बयान दर्ज कराया है। आरजीकर अस्पताल में हुई वारदात के बाद से ही इस बात पर सवाल उठाए जा रहे थे कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा थी और सबूतों को नजरअंदाज किया गया था। और महाराष्ट्र के बदलापुर कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो इस केस से जुड़ी 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज गायब मिली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बदलापुर यौन उत्पीड़न केस में आरोपी पर शिकंजा और कस गया है। कल्याण कोर्ट ने आरोपी अक्षय शिंदे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित परिवार की तरफ से पेश हुए वकील उदय जाधव ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ने की मांग की थी। 6 बड़ा है पॉक्सो एक्ट में, सेक्शन 6 और 10 और 21 ये सेक्शन बड़ा है। क्या महत्व है इन जो सेक्शन बढ़ाए गए? पनिशमेंट है। हम लोग की भी यही मांग थी कि सेक्शन 6 लगा और ये पुलिस ने किया है। सेक्शन 6 स्कूल के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है आपने? जो स्कूल के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। वकील उदय जाधव के मुताबिक पुलिस ने 3 और लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ करना चाहती है। हालांकि वकील ने उनके नामों का खुलासा नहीं किया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि महिला और बाल कल्याण विभाग की तरफ से इस मामले की जांच पूरी कर ली गई है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। तो संबंधित स्कूल से 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि अब इसकी जांच भी जरूरी हो गई है कि इसके पीछे क्या मकसद था।
और बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर फतुहा के एक गांव गोविंदपुर में जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए इसे खाली करने का नोटिस भेज दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बताया है और कहा है कि उनके पास जमीन के सभी कागजात हैं। मामला जिला अधिकारी तक पहुंच गया है और डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड द्वारा जिस जमीन पर दावा किया गया है वो फतुहा के गोविंदपुर गाँव की है। यहाँ लगभग 21 डिसिमिल जमीन है। इस जमीन पर फिलहाल 7 मकान बने हैं। जनवरी 2023 में भी वक्फ बोर्ड ने अचानक दावा कर दिया था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जमीन 1959 से उनके पास है, इसलिए ये जगह उन्हें खाली करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ इस जमीन पर रहने वाले लोगों ने वक्फ बोर्ड के दावे को पूरी तरह से झुठला दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन 1909 से ही उनके परिवार के नाम पर है, इसलिए वक्फ बोर्ड का दावा कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ तक कि इसी साल हाईकोर्ट ने जमीन के विवाद में फैसला उनके पक्ष में दिया है। इसके बाद भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। वक्फ बोर्ड का नोटिस आया, सब पेपर लेके हम लोग ब्लॉक पड़ गए। ब्लॉक वाला सीओ बोले कि ये तो रैयत जमीन है, जबकि 217 प्लॉट नंबर बाजार समिति में एक्वायर भी कर चुकी है, उसका अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बावजूद भी ये वक्फ बोर्ड का नोटिस आते ही गया। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़ियों की वजह से दहशत फैल गई है। भेड़ियों ने एक महिला पर हमला कर दिया। आदमखोर भेड़ियों के इस हमले में महिला की मौत हो गई। आलम यह है कि हाथ में बंदूक, लाठी, डंडे और टॉर्च लेकर लोग रात भर जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमखोर भेड़ियों ने महिला को अपना शिकार बना लिया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक आधा दर्जन मासूमों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वन विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक आदमखोर भेड़िए मासूमों का शिकार कर रहे हैं, जिस वजह से 3 दर्जन से अधिक गांवों में कोहराम मचा हुआ है। ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़िए की तस्वीरें कैद हो गई हैं। दरअसल वन संरक्षक के साथ मौके पर पहुंची वन विभाग की टेक्निकल टीम ने ड्रोन के माध्यम से आदमखोर भेड़ियों के होने की तस्वीरों को कैद किया है। फिर भी ये पकड़ से दूर है। प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही गांव वालों को आदमखोर भेड़ियों से निजात मिल जाएगी। वन संरक्षक लखनऊ इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। 5 लोगों की डेथ हुई है, वो मैंने आपको बताया, और जो टीम्स हमारी लगाई हुई गई है, डिफरेंट टाइप की हमारी टीम्स लगी है। रेंज लेवल की टीम लगी है, डिवीजन लेवल की टीम लगी है, इंटर डिविजनल टीम्स भी लग रही है। मैं एक स्पेशल टीम में और लगाने जा रही हूँ। और गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अहमदाबाद में घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। नवसारी में 262 mm बारिश दर्ज की गई। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर पानी भर गया है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त सड़कों पर चलने वाले जो वाहन हैं वो डूबे हुए चल रहे हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, भारी बारिश हो रही है गुजरात के कई इलाकों में और गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कें दरिया में तब्दील होती नजर आ रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से बारिश के बाद तमाम इलाकों में बुरा हाल। दूसरी तस्वीर आपको नवसारी की दिखा रहे हैं। यहां पर भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह बारिश हो रही है और गुजरात के 2 इलाकों की तस्वीरें, 2 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक अहमदाबाद और दूसरी नवसारी की तस्वीर। तो गुजरात के कई इलाकों में आज भी जमकर बारिश हुई। गांधीनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बादल किस कदर बरस रहे हैं। सड़कों पर जल भराव है, अंडरपास में पानी भर चुका है। तमाम परेशानियों के बीच आम लोग जल भराव के बीच जूझते नजर आए। लोग आफत की बारिश से बचने की कोशिश करते देखे गए। गुजरात में आफत की बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न हो गए और राज्य राजमार्ग एवं गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अवरुद्ध हो गईं।
भारी बारिश से उत्पन्न हुए बाढ़ जैसे हालातों के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी से बात की है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। अहमदाबाद में लगातार बारिश से जिंदगी पर ब्रेक सा लग गया है। कई इलाकों में सड़कें दरिया बनी हुई हैं। तो गुजरात में आई बाढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हर तरफ सैलाब की मार, सड़कों पर दरिया, जिंदगी पर बारिश से लगा ब्रेक। तस्वीरें गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की हैं। अहमदाबाद में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अहमदाबाद के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। सड़कें बारिश के पानी से लबालब भरी हैं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अहमदाबाद में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होती रहेगी। ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं। देर रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में 17 लोग सवार थे। स्थानीय लोग और प्रशासन की मुस्तैदी से 10 लोगों को बचा लिया गया। कई लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तलाशी अभियान में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। तो गुजरात में आई बाढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार कदम उठा रहे हैं। अमित शाह ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष संघवी से बात की। उन्होंने बाढ़ बारिश से खराब हुए हालात की डिटेल जानकारी ली है और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और पिछले 24 घंटे में नवसारी और वलसाड समेत कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई जिलों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस बीच वलसाड से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि एनडीआरएफ की टीम ने औरंगा नदी के तेज बहाव के बीच पेड़ पर चढ़े एक शख्स को बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नवसारी से सामने आए ड्रोन वीडियो में नजर आ रहा है कि भारी बारिश के कारण पूर्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है। पानी बढ़ने के कारण बाढ़ के 15 गेट्स को खोल दिया गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गुजरात के भरूच और वडोदरा में नर्मदा किनारे बसे गांव को अलर्ट किया गया है। वहीं सूरत में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव जैसे हालात देखने को मिले। कि मांडवी स्टेट हाईवे से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाड़ियां पानी के बीच से गुजर रही हैं। तो महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। नासिक की इन तस्वीरों से ही बाढ़ और बारिश की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी का हर तरफ रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। पानी उफान के बीच मानो हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। यहाँ गोदावरी नदी पूरी तरह से उफान पर है। इसकी वजह से गोदावरी नदी के पास बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। आसपास के छोटे मंदिर पहले से ही पानी की चपेट में हैं। गोदावरी घाट पूरी तरह से डूब गया है। लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। दरअसल नासिक जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने के कारण गंगापुर, दारणा सहित कुल 10 बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने और शहर में हो रही बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। प्रशासन की तरफ से फंसे हुए लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाने का आदेश भी दे दिया गया है। राजस्थान के अजमेर में लगातार हो रही बारिश के बाद जो तस्वीरें ड्रोन से सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है बस पानी का सैलाब नजर आ रहा है। क्या आम क्या खास, पौष इलाके तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी का बसेरा है। शहर की रफ्तार धीमी हो चुकी है। दरअसल अजमेर में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। कल रात भी अजमेर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों के घरों तक पानी जा पहुंचा है। आलम यह है कि कई निचले इलाकों का आपसी संपर्क तक टूट गया है।
मौसम विभाग का कहना है कि कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन के रूप में अजमेर के ऊपर छाया हुआ है। इससे आने वाले 2 दिनों यानी कि आज और कल भी भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। गति 60 किलोमीटर तक हो सकती है। 28 अगस्त से तेज बारिश में कमी आएगी और इसके बाद अजमेर और आसपास के लोगों को राहत मिल सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। मणिपुर के कुछ हिस्सों में हालात बाढ़ जैसे हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कों पर नाव चल रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। पानी के बीच लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। कई गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है। आलम यह है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। कई लोगों के घरों में पानी भरने के बाद लोग राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मणिपुर के थौबल जिले के खंगाबुक और आसपास के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी को जारी कर लोगों से सावधानी बरतने और घर के अंदर रहने का निर्देश दिया है। जानमाल के नुकसान से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पानी में फंसे लोगों को तत्काल मदद पहुंचाई जा रही है। और यूपी के मथुरा में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आई। यूपी एटीएस के कमांडो मंदिर की सुरक्षा में लगे रहे। देखिए मथुरा से रिपोर्ट। जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश में उत्सव और उल्लास का माहौल है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा में तो उत्साह और उत्सव देखने लायक बनता है। इस वक्त मैं जन्म स्थान के ठीक सामने मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोपहर से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। रात होते होते ये तादाद और बढ़ जाएगी। इस बार भी हर बार की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में मंदिर है, वहां पे अब भगवान के जन्म उत्सव को लेकर जबरदस्त भव्य तैयारी की गई है। खास अभिषेक किया जाएगा। भगवान के लिए पीताम्बरी पोशाक तैयार किया गया है जो हीरा पन्ना समेत कई रत्नों से जड़ा हुआ है और कई राज्यों के कलाकार ने इसे मिलकर बनाया है। आप इस वक्त सीधी तस्वीरें ये मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी से ही भक्तों की भारी भीड़ लग गई है और इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद खास इंतजामात किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और यूपी पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी तैनात किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित ओम पर्वत से ओम का चिन्ह गायब होने की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये एक प्रसिद्ध पर्वत है जो अपने ओम के आकार वाले चिन्ह के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत, जिसकी बर्फ पिघलने से विश्व ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। अब यहाँ महज काला पहाड़ नजर आ रहा है। ओम का ये चिन्ह प्राकृतिक रूप से बना था और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ओम चिन्ह के गायब होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का मानना है कि ये प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ है। कुछ लोग इसमें मानवीय हस्तक्षेप होने की बात कह रहे हैं। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालय क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। दरअसल पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभि ढांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। लोगों ने इस घटना की जांच की मांग की है और ओम के चिन्ह को बहाल करने के लिए कहा है। सरकार ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, साथ ही ओम के चिन्ह को बहाल करने की दिशा में कदम उठाए हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ओम का चिन्ह फिर से अपने स्थान पर होगा। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। डिवाइडर पर सो रहे 5 लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रविवार रात एक बेकाबू ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 5 लोगों को रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले मौके से ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया।
मृतकों में तीनों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि घायल जिनकी हालत सीरियस है उनकी पहचान 35 साल के मुश्ताक और 36 साल के कमलेश के रूप में हुई है। एक शास्त्री पार्क और दूसरा गांधी नगर इलाके के आसपास का रहने वाला है। हादसा सुबह 4:30 के आसपास शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पीछे तरबूज मार्केट के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कैंटर वाला ट्रक सीलमपुर इलाके की तरफ से आ रहा था। ट्रक की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ट्रक चालक को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 5,900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जापान से आया एक बेटा 20 साल बाद अपने पिता से मिला। खबर पंजाब के अमृतसर से। ये युवक रहते तो जापान में हैं, लेकिन पिता ढूंढने आए हैं हिंदुस्तान में। इनका नाम है रिन ताकाहाता। ये युवक करीब 6000 किलोमीटर दूर जापान से अपने पिता को खोजते हुए भारत के अमृतसर आ पहुंचा है। शायद इसी को कहते हैं खून खून को पुकारता है। रिन ने अपने पिता सुखपाल से मिलने का सपना साकार कर लिया। सुखपाल और उनका परिवार रिन से मिलकर भावुक हो गया। रिन ने भारत की बहन से कलाइयों पर राखी बंधवाई। सभी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं इससे मिलकर। वो लगता ही नहीं है कि ये फेमिलियर ही लगता है कि ये हमारे, कोई कह ही नहीं सकता कि इतनी देर बाद 19 साल बाद हमें मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। कहानी 2003 की है, जब रिन के पिता अमृतसर के सुखपाल ने जापान की साची ताकाहाता से शादी की थी। जन्म से साल भर बाद सुखपाल और साची के रिश्ते खराब हो गए। 2004 में दोनों अलग हो गए, जिसके बाद 2007 में भारत लौटे सुखपाल ने गुरविंदर जीत कौर से दूसरी शादी कर ली थी।